हेलो दोस्तों, हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस 3 सितंबर 2022 का लेके आए हैं। तो जो आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसमें पहला है हमारा आईएनएस विक्रांत, जो पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। इंडियन नेवी में इसको कमीशन कर लिया गया है। उसके रिगार्डिंग कुछ बातें हैं। नेक्स्ट है आपका एनपीटी को लेके, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और दी थर्ड आर्टिकल इज अबाउट इंडिया साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि उसमें क्या क्या कमियां हैं, उसके अंदर उसको कैसे फिक्स किया जाता है। तो ये फॉर्मर डीजीपी हैं, उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। तो काफ़ी सारे काम की चीज़ें इसमें हैं जो कि एज ए सजेशन ऑफर किया जा सकता है इन आंसर्स। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना आईएनएस विक्रांत को लेके। इसके रिगार्डिंग दोनों ही न्यूज़पेपर में आर्टिकल था, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में। उसमें सारी जो बातें थी उसको मैंने यहाँ पे कंपाइल करने का कोशिश किया है। तो लेट्स स्टार्ट इट हियर। तो आईएनएस विक्रांत इंडिया का पहला अपना इंडिजिनसली डिजाइंड एंड बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। डायमेंशन की अगर बात की जाए तो 262.5 मीटर लॉन्ग, 61.5 मीटर वाइड, एंड इसका वजन अगर देखा जाए तो 43,000 टन। मैक्सिमम स्पीड ये 28 नॉट्स तक पहुंच सकता है, और जो इंड्योरेंस है इसकी, जो कैपेबिलिटी है इसकी, वो 7500 नॉटिकल माइल्स तक जाने की कैपेबिलिटी है। कंपार्टमेंट की बात की जाए तो 2200 कंपार्टमेंट्स हैं, जिसमें कि 1600 जो इसके क्रू मेंबर होंगे उनको रहने की व्यवस्था दी गई है। बहुत सारी महिला अधिकारी होंगी, उनको भी रहने के लिए सेपरेट अलग व्यवस्था दी गई है। मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध रहेंगी। तो ये आंकड़ा अगर हम लोग थोड़ा सा अगर ध्यान में रखते हैं तो किसी भी ऐसे या किसी भी इस तरीके का इंडिजिनस टेक्नोलॉजी या कुछ भी पॉइंट आता है तो वहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं कि कितने लार्ज स्केल पे हम लोग अभी इंडिजिनस तौर पे प्रोडक्शन कर पाने में हमारी कैपेबिलिटी में विकास हुआ है। इस पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में इंडिया को 17 ईयर्स लगे और 20,000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पे खर्च हुआ है। फिर नेक्स्ट आगे आगे एक बात है कि शिप बिल्डिंग में जो कंटेंट आया है, जो डिफरेंट पार्ट्स आए हैं, वो बहुत सारी कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से आए हैं। तो इन सब का कंट्रीब्यूशन दिखता है कि इंडिया कैसे बनता है सबके कंट्रीब्यूशन से। तो उसी प्रकार से जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर बना है वो भी इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सपर्टीज एरिया हैं प्रोडक्शन की, उनसे बना है। फॉर एग्जांपल जो स्टील है, सेल ने इसको डेवलप किया है डीआरडीओ की मदद से। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है सेल की, जो प्लांट्स हैं, राउरकेला आपका उड़ीसा में है, बोकारो झारखंड में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, तो यहाँ से स्टील आया है। फिर आपका स्विच बोर्ड की अगर बात की जाए, गियर की अगर बात की जाए, तो वो आपका मुंबई और पुणे से आया है। जो रेफ्रिजरेशन और इंटेंस कूलिंग सिस्टम है वो हमारा पुणे से डेवलप हुआ है। इसके लिए जो पंप्स लगने हैं वो पंप्स चेन्नई से बन के आए हैं। गियर बॉक्स इसका गुजरात में बना है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स केबल जो बनाने की बात है तो वो चीज़ कोलकाता से आया है। तो इसमें डिफरेंट सिटीज़ ने अकॉर्डिंग टू दियर कैपेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू दियर स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो ये डाइवर्सिटी नॉट ओनली इन द कल्चर बट इन द प्रोडक्शन ऑल्सो, हमारा जो कल्चर है उसमें दिखता है। और सबको मिलाने से ही जैसे इंडिया बनता है उसी प्रकार से सारे का कंट्रीब्यूशन से आईएनएस विक्रांत बनता है। लेट्स मूव टू द अनदर थिंग्स। जैसे इसका जो कंटेंट की बात करते हैं तो 76% कंटेंट इसका इंडिजिनस है, लेकिन जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इसमें है वो हम लोगों ने इंपोर्ट इसमें किया है। इसका अगर पॉजिटिव बात करें तो इंडिया जो है छठा ऐसा देश बना है जो इस कैपेबिलिटी को डेवलप करने में सक्षम रहा है। इसके पहले डेवलप करने वाली कंट्री में यूएस है, यूके है, रसिया है, फ्रांस है, चाइना है। ये 5 कंट्री इसके पहले से खुद का अपना एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप करके रखे हैं उन्होंने। नेक्स्ट क्या है कि इंडिया का जो अपना आइडिया है कि फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक हो, उस आइडिया को ये हमारा आईएनएस विक्रांत उसी लाइन पे है। फिर दूसरा जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था, सागर,
सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो इन दोनों ही जो हमारा फॉरेन पॉलिसी का जो अभी करेंट में गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पे चल रहा है, तो इसी गाइडिंग प्रिंसिपल को ये सपोर्ट करता है। वहीं इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी की बात की जाए तो इंडियन नेवी का फुटप्रिंट इससे बढ़ता है, इससे काफ़ी बढ़ा है, स्पेशली इन द बैकग्राउंड, जहाँ पे कि जो चाइनीज़ एक्टिविटी है वो इंडियन ओशियन रीजन में काफ़ी बढ़ा है। जैसे जिबूती में मिलिट्री बेस, फिर आपका श्रीलंका में कोशिश किया जा रहा है वहाँ पे बेस बनाने का। नेक्स्ट क्या है कि सेल्फ सफिशिएंसी इन प्रोडक्शन ऑफ वार ग्रिड स्टील। तो हमारा जो वार ग्रिड स्टील था अभी तक हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए डीआरडीओ और सेल के ज्वाइंट एफर्ट से वार ग्रिड स्टील इंडिजिनसली हमारे कंट्री के अंदर ही डेवलप होने लगा है। तो ये आगे भी जो भी शिप्स या एयरक्राफ्ट कैरियर या कुछ भी इस तरीके का चीज़ अगर बनाया जाएगा तो उसमें हमको बाहर से स्टील मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको दिखाता है दी इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। तो कोई भी अगर क्वेश्चन अगर प्राइवेटाइजेशन वाली बात आती है तो वहाँ पे इस डाटा को हम लोग लिख सकते हैं कि किस प्रकार से जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उन्होंने इसमें सपोर्ट किया हमारा खुद का जो पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको डेवलप करने में। आगे एक बात और है कि जो हमारा एम्बिशन है कि इंडियन नेवी के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो, तो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर में 2 तो हमारे पास एक है। पहला जो है आपका विक्रमादित्य, वो हम लोगों ने रसिया से इंपोर्ट किया था, तो वो ऑलरेडी फंक्शन में है, काम कर रहा है। नेक्स्ट है आपका INS विक्रांत जो कि कमीशन कर दिया गया है। अगला भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगला भी बनाए, तो अगला जो हम लोग बनाएंगे उसमें ये हम लोग को टारगेट करना चाहिए कि जो भी टेक्नोलॉजी इसमें यूज होने वाली है उसको भी हम लोग इंडिजिनसली डेवलप करें। और उसके अलावा जो हमारा एयरक्राफ्ट होगा वो एयरक्राफ्ट अभी इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मिग जो विमान है उसको उड़ाने की बात की गई है, रफाल को उड़ाने की बात की है, हॉवर्नेट है USA का उसको उड़ाने की बात की गई है, उनसे परचेज करने की बात की गई है। तो क्यों ना हम खुद का अपना एयरक्राफ्ट इस पर बनाएं और खुद का एयरक्राफ्ट भी हो जो हम इस पर रन करा सकें। तो हमारा टारगेट ये आगे वाले में ये होना चाहिए। तो आगे इस आर्टिकल में इतना है, ये जो मैक्सिमम चीज़ें थी INS विक्रांत के रिगार्डिंग वो इसमें हम लोगों ने कवर कर लिया है। आगे आते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक NPT को लेके है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है ये 1970 के आसपास में आया था। उसी का भी 10वां रिव्यू कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी पिछले सप्ताह न्यूयॉर्क में हुआ है। 4 सप्ताह के डिबेट और डिस्कशन के बाद भी जो डेलीगेट्स थे वो एक फाइनल डॉक्यूमेंट तक आ पाने में सक्षम नहीं रहे, उसमें उनकी सहमति नहीं बन पाई। तो हम लोग इसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं कि NPT का कितना ज़्यादा सक्सेस रहा है, क्या नहीं रहा है, क्या डिफरेंट हुआ है, उसी चीज़ के आगे में बात हम लोग कर रहे हैं इस आर्टिकल में। तो सक्सेस और वीकनेसेस की बात की जाए तो एक तो हम लोग देख रहे हैं कि जो फाइनल डॉक्यूमेंट है उस पर भी कंसेंसस नहीं बन पाया। तो इसमें जो कुछ एनालिस्ट हैं वो बोलते ये हैं कि अभी तक जो 10 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है NPT की उसमें से सिर्फ 4 में ही कंसेंसस डॉक्यूमेंट आ पाया है। तो ये ना आ पाना कहीं से भी इसके सक्सेस ना होने का पॉइंट इसको नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन उसके काउंटर के तौर पे प्रेजेंट किया गया है जो आर्गुमेंट, उसमें ये चीज़ बोला गया है कि अभी तक जो डाइवर्जेंस होता था वो मेनली होता था आपका ईरान, इजराइल, वेस्ट एशिया और न्यूक्लियर हैव्स एंड न्यूक्लियर हैव नॉट्स, जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है और जिनके पास नहीं है। इसी मुद्दे पे ज़्यादा तक डिस्कशन होता था और उसमें भी US, UK और USSR ये तीनों जो ब्लॉक्स थे, पावर ब्लॉक्स, वो एक ही साइड होते थे। तो जो मेजर पावर है वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड दिखता था। लेकिन इस वाले जो 2022 वाला जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ है इसमें रसिया को पिच किया गया है अगेंस्ट दी वेस्टर्न कंट्रीज। किस ग्राउंड पे? क्योंकि रसिया यूक्रेन वार के दौरान जो है रसिया ने कैप्चर कर लिया है एक न्यूक्लियर प्लांट वाली कंट्री है यूक्रेन की, उसका आप नाम अगर आर्टिकल में जाएंगे तो मिल जाएगा, वो देख सकते हैं, अदरवाइज नाम उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखना अभी। तो इसी वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंट है।
इस वाले में कंसेंसस ना होना वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोवोकेटिंग यहाँ पे दिखता है। फिर बात करते हैं कि एनपीटी जो निगोशिएट किया गया था वो मेनली 3 ऑब्जेक्टिव को सर्व करने के लिए किया गया था। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव था हमारा ये था कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये P5 जो कंट्री हैं उसके बियॉन्ड ना पहुँचे। P5 कंट्री में यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस और चाइना आते थे। उसके बियॉन्ड चाहते थे कि किसी और कंट्री के द्वारा ये चीज़ डेवलप ना हो। इसके अलावा जो 2 और ऑब्जेक्टिव्स थे, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, न्यूक्लियर जो हथियार हैं, उनका रिडक्शन किया जाए और धीरे धीरे इनको एलिमिनेट कर दिया जाए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका पीसफुल एप्लीकेशन है, उससे जो भी फायदे निकलते हैं उसकी शेयरिंग की व्यवस्था हो, उस सारे कंट्री को उसका फ़ायदा मिल सके। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा, इसको पुश करने वाले मेनली जो P5 कंट्री थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन था वही चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि पावर उन्हीं के हाथ में हो, बाकी लोग के पास ये शक्ति ना आए। बाकी जो 2 ऑब्जेक्टिव्स थे ये न्यूक्लियर हैव नॉट्स कंट्री जो थे जिनके पास न्यूक्लियर नहीं था, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, वो लोग इसको आगे बढ़ा रहे थे। तो दूसरा और तीसरा मतलब कि कंप्लीट एलिमिनेशन का आइडिया न्यूक्लियर हैव नॉट्स वाले बोल रहे थे, पीसफुल एप्लीकेशन को प्रमोट किया जाए वो भी न्यूक्लियर हैव नॉट्स वाले बोल रहे थे। तो इसमें जो आपका पहला ऑब्जेक्टिव है वो काफ़ी हद तक सक्सेस होता दिखता है, क्योंकि अभी तक जो है P5 के अलावा सिर्फ 4 कंट्री के पास ही न्यूक्लियर वेपन डेवलप हो पाया है, जिसमें इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान है। लेकिन जो बाकी 2 ऑब्जेक्टिव है वो उसका बहुत ज़्यादा पर्पस सर्व नहीं हो पाया है, क्योंकि दिख रहा है कि एलिमिनेशन की बात की गई थी, रिडक्शन की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पे दिशा उल्टी चल रही है। जैसे यूएस ने 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी से 2002 सन 2002 में उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ट्रीटी आपकी 1972 की थी। फिर 2019 में यूएस ने नोटिफाई किया रसिया को कि जो 1987 का आईएनएफ ट्रीटी था, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी, तो इसमें न्यूक्लियर फोर्सेस इंटरमीडिएट रेंज के तौर पे अगर देखें तो इसमें जो रेंज है वो 500 से 5000 किलोमीटर तक का रेंज है। उस रेंज की जो भी मिसाइल्स होंगे, न्यूक्लियर फोर्सेस होंगे, उनके रिगार्डिंग ये उनको रेगुलेट करने के लिए ये ट्रीटी लाया गया था। लेकिन 2019 में यूएस ने रसिया को बोला कि हम इससे बाहर जाना चाह रहे हैं। ग्राउंड क्या लगाया था कि रसिया जो है इसके अंडर में जो ऑब्लिगेशन दिया गया है उस ऑब्लिगेशन के तहत में वो पूरा फुलफिल नहीं कर रहा है उस ऑब्लिगेशन को रसिया, और साथ में कि नया राइवल के तौर पे चाइना भी अभी सामने आ गया है, तो उनको भी एड्रेस करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि अगला एग्जाम्पल क्या है कि एकमात्र एग्जिस्टिंग जो ट्रीटी है न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, ये भी 2026 में एक्सपायर होने वाला है। तो 2026 में जो इसकी एक्सपायरी की डेट है, तो अभी इसको नेगोशिएट करके उसका फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन के लिए बात किया जाना चाहिए था, लेकिन उसके रिगार्डिंग अभी तक कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है। तो ये भी दिखता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली जो है इसको लिमिट करने की कोशिश नहीं दिख रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग कंसर्न के तौर पे देखें तो एडिशनली कुछ और कंसर्न है। जैसे यूएस का आपका 30 साल का न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम वो उनका चल रहा है, तो इससे तो और भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा और न्यूक्लियर वेपन्स जो होंगे उनका प्रोलिफरेशन बढ़ेगा। दूसरे हाथ पे देखें तो रसिया और चाइना जो है अपना खुद का हाइपरसोनिक डिलीवरी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, तो इससे भी चांसेस हैं कि न्यूक्लियर वेपन का जो स्प्रेड है वो बढ़ेगा। अदर थिंग इज सीटीबीटी, कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये अभी तक फोर्स में नहीं आ पाया है, क्योंकि जो 2 मेजर शक्तियां हैं, जो मेजर न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं यूएस एंड चाइना, उन्होंने अभी तक इसको रेटिफाई नहीं किया है। इसके अगर हम लोग कंक्लूजन के तौर पे देखें तो ये है कि हम लोग को न्यूक्लियर जो वारहेड्स हैं इनको बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये पूरा ह्यूमैनिटी के ऊपर खतरा है और इसमें कंट्रीज़ को मिल के बैठ के एक बार बात करनी चाहिए। वही एक तरीका है जिससे कि बातचीत से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है जो इंडिया इसमें स्टैंड रखता है कि एक यूनिफॉर्म चीज़ आए,
जो सब पे अप्लाई हो, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए न्यूक्लियर हैव्स एंड हैव नॉट्स। अगर एलिमिनेशन करना है तो हर एक पार्टिसिपेंट को एलिमिनेट करना होगा, नॉट ओनली दोज कंट्री जिनके के पास पहले से था वो अपना प्रिजर्व करना चाह रहे थे। तो इंडिया का ये स्टैंड था, तो यही हमारा आगे का रास्ता होना चाहिए, क्योंकि जो लीजेंडरी लीडर्स हैं काफ़ी सारे, उन्होंने पास्ट में बताया है कि न्यूक्लियर वेपन से जो वार लड़ा जाएगा उसमें किसी की भी जीत नहीं होगी, और जो हार होगी वो सिर्फ ह्यूमैनिटी की हार होगी। तो ये वाला आर्टिकल है, इसमें इतनी ही बातें थी। नेक्स्ट वी कम टू द अदर थिंग, इंडिया साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आर्टिकल लिखा गया है आर.के. बिज जी के द्वारा, जो कि फॉर्मल स्पेशल डीजीपी रह चुके हैं छत्तीसगढ़ पुलिस में। ये साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कैसे उस कैपेबिलिटी को डेवलप करना चाहिए, वो सारा स्टेप यहाँ पे बताया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा सजेशन है जो कि हम लोग इसको एग्ज़ाम में यूज कर सकते हैं। सो दैट्स वाई हम लोग इसका पूरा आर्टिकल देखते हैं। ये आर्टिकल शुरू करते हैं एनसीआरबी का आंकड़ा से। तो एनसीआरबी का जो आंकड़ा दिया गया है उसमें साइबर क्राइम की जो संख्या है ये हम लोग याद रख सकते हैं कि सन 2016 में जो रिपोर्ट किया गया था साइबर क्राइम केसेस 12,317 केसेस रिकॉर्ड किए गए थे। वहीं 2020 में केसेस की संख्या 50,035 हो गई, मतलब लगभग 4 गुना इजाफा देखने को मिलता है। तो मात्र 4 सालों में 4 गुना साइबर क्राइम्स इंसिडेंट्स में बढ़ावा आया है। तो ये दिखाता है कि साइबर क्राइम्स तो बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारा इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस हैं, उनकी कैपेसिटी में कॉरस्पॉन्डिंग जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। जहाँ तक बात की जाए पुलिस और पब्लिक ऑर्डर का, तो ये दोनों ही सब्जेक्ट आता है आपका स्टेट लिस्ट के अंदर में। तो मतलब ज़्यादा जिम्मेदारी इसको टैकल करने की स्टेट्स के हाथ में है, लेकिन सेंटर की भी जिम्मेदारी है। सेंटर की जिम्मेदारी है कि जो लॉ इसके रिगार्डिंग लाया जाए उसमें यूनिफॉर्मिटी रहे अक्रॉस दी कंट्री। जैसे आईटी एक्ट लेके आया गया तो वो यूनिफॉर्मली पूरे कंट्री में अप्लाई हो, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी जिम्मेदारी है। इसको टैकल करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने I4C ये भी लेके आए हैं। जैसे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, ये MHA के अंतर्गत बनाया गया है, लेकिन इसमें भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उनको प्लग इन करने की आवश्यकता है। इसके बाद ये जो आर्टिकल है इसमें 4 चीज़ें, वो 4 इशू को हाईलाइट करते हैं, उसके रिगार्डिंग क्या स्टेप लेना चाहिए उसको भी सजेस्ट करते हैं। जैसे जो पहला स्टेप है, तो पहला स्टेप हम लोग देखते हैं। पहला स्टेप है आपका कि कोई सेपरेट प्रोसीजरल कोड नहीं है हमारा साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो ये एक इशू है। इसके सॉल्यूशन के तौर पे जो ऑथर हैं वो 2 चीज़ यहाँ पे सजेस्ट करते हैं। पहला सजेशन इनका ये है कि जो ISO का स्टैंडर्ड है इसके रिगार्डिंग कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है उसका कलेक्शन कैसे हो, उसका यूज कैसे हो, तो इसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड ISO IEC 27037:2012 ये स्टैंडर्ड को बोलते हैं कि इसके अंदर जो गाइडलाइन दिया गया है इसको हम लोग फॉलो करें, इसको हम लोग अडॉप्ट करें। तो इससे हमारा स्टैंडर्डाइजेशन इसका हो जाएगा ऑल ओवर द कंट्री। नेक्स्ट जो यहाँ पे सजेशन है वो ये है कि एक कमिटी बनाई गई थी 2018 के आसपास में ही, 5 जज कमिटी। उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट में मेनली जो इनका एरिया था वो ये था कि डिजिटल एविडेंस को कोर्ट में कैसे रिसेप्ट किया जाए, उसके लिए एक मॉडल इन्होंने डेवलप करके दिया। इसके रिगार्डिंग इन्होंने रिपोर्ट दिया, लेकिन ये जो रिपोर्ट दिया गया है इसको अभी तक कानून की शक्ल में नहीं पेश किया गया है, जिससे कि इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं हो पाया है। तो पहला प्रॉब्लम हो गया। 2 तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि प्रोसीजरल कोड की कमी है, या तो आपका ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड है ISO का वो आप फॉलो कर लें, या फिर जो 5 जज कमेटी ने रिपोर्ट दिया है उसको आप लॉ के फॉर्म में लेके आ जाएं। सेकेंड प्रॉब्लम ये बताते हैं कि शॉर्टेज ऑफ टेक्निकल स्टाफ। टेक्निकल स्टाफ इसके अंदर बहुत सारा एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है, बहुत सारे फेमस केसेस को लेके। जैसे IOC मर्डर केस था, फिर तरुणजीत तेजपाल केस था, तो उसमें कैसे इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंसेस थे उसको
पेश ही नहीं किया जा सका, या फिर जो नॉर्मल इंस्पेक्टर थे, नॉर्मल स्टाफ्स थे, वही उसको यूज कर रहे थे, उनको उनकी जानकारी ही नहीं थी कि कैसे इसको यूज करना है। तो टेक्निकल स्टाफ ना होने की वजह से ये सारा प्रॉब्लम आ रहा था। तो इसका सॉल्यूशन के तौर पे ये बोलते हैं कि साइबर पुलिस स्टेशन, एक सेपरेट साइबर पुलिस स्टेशन हर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाए, जिसमें कि टेक्निकल स्टाफ्स को वहाँ पे रखा जाए। दूसरा एक और चीज़ इसमें है, वो ये है कि आईटी एक्ट में लिमिट किया गया है कि आप जो भी एविडेंस या कुछ भी अगर करना है तो उसमें इंस्पेक्टर से नीचे रैंक का आदमी उसको इन्वेस्टिगेट या कुछ भी नहीं कर सकता है। इसकी वजह से होता है कि बहुत सारे एरियाज़ जो, क्योंकि अब इसका डोमेन काफ़ी ज़्यादा फैल गया है साइबर क्राइम का, इवन रूरल एरियाज़ में इसका इंसिडेंस देखने को मिल रहा है, और वहाँ पे ज़्यादातर जो प्लेसमेंट होता है सब इंस्पेक्टर का होता है। तो ये पावर, ये बोलते हैं इस आर्टिकल में, सजेस्ट करते हैं कि ये शक्तियाँ जो है सब इंस्पेक्टर लेवल तक को दे जानी चाहिए, वहाँ से फिर जो है ऊपर तक आगे चले कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपका जो शॉर्टेज है उसको भी कमी होगी, और बाकी जो स्टाफ्स हैं उनको भी आप ट्रेन कर सकते हैं, उतना कैपेबल, उतना जो ऑलरेडी जिनके पास कैपेबिलिटी है उनको आप रिक्रूट कर सकते हैं। ये दो तरीका यहाँ पे ये सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं तीसरा मुद्दा। तीसरा है कि जो साइबर फॉरेंसिक लैब्स हैं उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो अपग्रेड करने के लिए किस डायरेक्शन में अपग्रेड करना है, तो उसमें यहाँ पे ऑथर दो एग्जाम्पल देते हैं। एक है हमारा नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब जो नेशनल लेवल पे चल रहा है, और दूसरा है साइबर प्रिवेंशन अवेयरनेस एंड डिटेक्शन सेंटर, CYPAD, ये दिल्ली पुलिस का है। तो ये दोनों ही इंस्टीट्यूशन काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरीज। तो ये जो है पूरे देश में अपना एक्सपर्टीज को आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि ऑल ओवर द कंट्री लैब इंफ्रास्ट्रक्चर एक पार्ट पे आ सके। तो इनका एक्सपर्टीज का मदद यहाँ पे लेके पूरे कंट्री में साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थिति जो है उसको सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, वो डाटा लोकलाइजेशन को लेके बात करते हैं। वो कहते हैं कि चूंकि जो क्राइम हो रहा है साइबर क्राइम, उसमें ट्रांसनेशनल क्राइम है, मतलब एक कंट्री की उसकी बाउंड्री में उसको नहीं बांधा जा सकता है, वो बाहर कहीं से भी ऑपरेट हो रहा है। तो एक प्रोविज़न आपको डाटा लोकलाइजेशन का रखना चाहिए। डाटा लोकलाइजेशन मतलब आपकी एक कॉपी जो हो, जो भी डाटा आपके कंट्री में जनरेट हो रहा है उसका एक कॉपी हमारे कंट्री में लोकल लेवल पे स्टोर होना चाहिए। तो ये वाला प्रोविज़न हमारा पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ में था, लेकिन अभी पर्सनल डाटा जो प्रोटेक्शन लॉ है उसी को ड्रॉप कर दिया गया था। उसके बारे में भी हम लोगों ने पास्ट में बात किया है, उसमें काफ़ी सारे लूपहोल्स थे, तो उसको ड्रॉप कर दिया गया है इन करेंट। लेकिन इस पर हम लोग को काम करने की ज़रूरत है। डाटा लोकलाइजेशन का स्कोप हम लोग को इंक्लूड करना चाहिए। जो भी हमारा फ्यूचर पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ लाने वाले हैं उसमें ये चीज़ ऐड होना चाहिए। तो ये 4 सजेशन, 4 इश्यूज़ गिनाते हैं, उसके साथ में उसका सजेशन भी साथ में देते हैं। तो इसको हम लोग कोई भी अगर जो साइबर टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन आता है, साइबर पुलिसिंग वाला क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो आज का जो आर्टिकल है इसमें यही 3 आइटम थे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आज के न्यूज़पेपर में ज़्यादा कुछ वैसा इम्पोर्टेंट नहीं था। तो आज का जो वीडियो है उसको यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसका अगर आपको PPT चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू देन।